राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए सीएम धामी को मिला निमंत्रण। अक्षत वितरण टोली के सदस्यों ने पूजित अक्षत और श्री राम मंदिर की चित्र भी भेंट किया। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक होंगे सांस्कृतिक उत्सव। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रदेश में मनेगी दिवाली। ड्राई डे भी रहेगा घोषित। प्रदेश में 22 जनवरी को नहीं खुलेंगे शराब की दुकानें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए निर्देश। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 4% बढ़े महंगाई भत्ते पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुहर। रैणी के जंगल में भड़की आग नहीं बुझा पा रहा है वन विभाग। बारिश नहीं होने से सूखी क्षेत्र की पहाड़ियां। और 4 दिन सताएगी सूखी ठंड। पूरे दिन कांपा पहाड़। मैदानी इलाकों में 16 जनवरी तक शीत दिवस। कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड एकता मंच के बैनर तले उत्तराखंड के प्रवासी मकर संक्रांति को सरयू बगड़ स्टॉल लगाकर पब्लिक को जागरूक करेंगे। आपको बता दें, बागेश्वर पहुंचकर उत्तराखंड एकता मंच के सदस्यों का कहना है कि उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के समाज को छोड़कर सभी को आरक्षण प्राप्त है। संविधान की 5वीं अनुसूची उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में भू कानून लागू हो। इन मांगों को लेकर मकर संक्रांति के दिन सरयू बगड़ से संकल्प लिया जाएगा। उत्तराखंड एकता मंच चाहता है कि भारत सरकार उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में संविधान की 5वीं अनुसूची को लागू करे। इससे जो समुदाय छूट गए हैं उनमें गढ़वाली और कुमाऊनी समुदाय हैं, बाकी सबको यहाँ आरक्षण प्राप्त है किसी न किसी रूप में। तो हम इसकी मांग कर रहे हैं और हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि हमारी मांग पर गौर करें। इससे बहुत सारी समस्याएं हल होंगी, जैसे जल जंगल ज़मीन पर हमारे अधिकार और पुष्ट होंगे। हमें रोजगार की समस्या का समाधान बड़ी सीमा तक होगा, क्योंकि हम एसटी एक्ट में आएंगे। महिलाओं का सुरक्षा सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पर्यावरण का संरक्षण होगा, हमारे जंगलों को कोई आसानी से काट नहीं पाएगा। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये 1874 से ही लागू था और ये 70 के दशक में, पिछली सदी में 70 के दशक में इसे हटा दिया गया था बिना जनता से सलाह मशवरा किए हुए। अब रुक करेंगे अगली खबर का। 22 जनवरी को भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। साथ ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सरकार पूर्ण रूप से सजग है। इसके लिए सरकार ने 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में ड्राई डे घोषित किया है और उस दिन शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस पर भाजपा प्रवक्ता विपिन केतुरा का कहना है कि यह हर सनातनी के लिए बहुत बड़ा दिन है। साथ ही यह बहुत हर्षोल्लास और गर्व की बात है कि इस दिन सभी लोग अपने घरों में दिए जलाएंगे। पूरे प्रदेश में जिसको लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि उस दिन किसी भी प्रकार के शराब व मांस मछली आदि का वितरण ना हो, इसलिए उस दिन सभी दुकानें बंद रहेंगी। देखिए, निश्चित रूप से ये सनातन और सनातन संस्कृति के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि 550 साल बाद रामलला जो है वो स्थापित हो रहे हैं। वो अयोध्या में अपने मंदिर में उनको स्थापित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो निश्चित रूप से एक सनातन संस्कृति के लोगों को इनसे जो हमारे देवता हैं या देव हैं उनसे आत्मसात या उनसे जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। तो निश्चित रूप से ये एक महत्वपूर्ण कदम है कि जिस प्रकार से राममय भक्तिमय वातावरण रहेगा, तो इसमें सरकार ने महत्वपूर्ण कदम लिया कि ड्राई डे उस दिन घोषित किया गया है। तमाम जो ऐसी चीजें हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर वन प्रभाग में अब सैलानी सबसे चर्चित कॉर्बेट फॉल में साइकिलिंग कर सकेंगे। वहीं सैलानियों को रिझाने के लिए यहां साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। पर्यटक साइकिलिंग के जरिए 2 किलोमीटर के ट्रैक में जंगल के नजारों, वन्यजीव और पक्षियों का नजदीकी से दीदार भी कर सकेंगे। आपको बता दें, डीएफओ दिगंत नायक ने बताया कि अभी उच्चाधिकारियों को 10 साइकिल का
प्रस्ताव भेजा गया है, जिसका शुल्क भी निर्धारित किया गया है। बता दें कि अब विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटक कॉर्बेट से सटे रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले काला ढूंगी रेंज के नया गांव स्थित कॉर्बेट हॉल में जंगल के अंदर 2 किलोमीटर साइकिलिंग का लुत्फ उठा सकेंगे, जिसके लिए जंगल के अंदर ही साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। कॉर्बेट फॉल्स में इस बार हम बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स करने चाह रहे थे कि ताकि इतने पर्यटक आते हैं तो उनको कुछ सुविधा भी मिले। तो उसको देखते हुए कॉर्बेट फॉल्स का जो हमारा गेट से फॉल्स तक का जो दूरी है वहाँ पे एक साइकिल ट्रैक स्टार्ट करे हैं। तो ये लगभग 5-10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और साइकिल वहाँ पे टूरिस्ट के लिए साइकिल वहाँ पे चलाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो 10 साइकिल हम वहाँ पे प्रोक्योर करके रखेंगे ताकि लोग उसको रेंट करते हुए उसको लेके जा सकते हैं साइकिल ट्रैक में। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डायमंड शिक्षा प्रचार समिति ने अपने 26वें स्थापना दिवस पर मातृ शक्ति सम्मान समारोह का आयोजन कर ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया जिन्होंने अपने स्वयं की मेहनत के बल पर अपना मुकाम बनाया है और परिवार की आर्थिकी का जरिया बनी है। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, उत्तराखंड महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कांडवाल और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गेरोला मौजूद रहे। आपको बता दें, तमाम लोगों ने इस दौरान शिरकत की है। सर्विस की है, नौकरी की मानसिकता है। अगर उस माइंड सेट से हम बाहर हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और स्वयं नहीं कुछ और लोगों को भी रोजगार देने लायक बन सकते हैं। डायमंड शिक्षा प्रचार समिति के 26वें कार्यक्रम में आप क्या कहेंगे? बहुत कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर उसके अध्यक्ष जी ने यहाँ पर बताया सब लोगों को, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी तैयारियां हैं और इस अवसर पर मैंने देखा कि ये महिला सशक्तिकरण का बहुत अच्छा उदाहरण है कि महिलाएं आज सर्टिफिकेट ले रही थी, बहुत सारे अलग अलग चीजों में उन्होंने प्रशिक्षण लिया है और अपने पैरों पे वो खड़ी हुई है और सशक्त हुई है। और यही उद्देश्य हमारा है कि हमारी जो मातृशक्ति है वो कैसे सशक्त हो, कैसे अपने पैरों पे खड़ी हो। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर से प्रसव कराने के दौरान महिला की मौत के मामले में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है और बड़ी कार्रवाई हुई है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया गया है, साथ ही 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। बताया गया कि इससे पूर्व भी उनके द्वारा क्लिनिक को सील किया गया था, लेकिन बिल्डिंग के बचे हुए हिस्से में दोबारा से संबंधित झोला छाप डॉक्टर ने इस तरह की गतिविधियां शुरू कर दी थी। जिलाधिकारी महोदय के जनमिलन कार्यक्रम में एक पीएम से छूट कराने का एक मैटर आया था, जिसके बाद जब उसमें जांच कराई गई तो ये निकल कर आया कि कहीं किसी अनट्रेंड से उसने अपना इलाज कराया है और इसके बाद उसमें जो महिला की मृत्यु हो गई थी। जब मामला पूरी जानकारी की गई तो पूर्व में भी इस क्लिनिक को सील किया गया था मेरे द्वारा ही स्वास्थ्य विभाग के साथ, और उसके बाद उसने जो उसके बचे हुए शेष कमरे थे जहां वो निवास कर रही थी, उसने पुनः उसमें अपना डिलीवरी कराने का और अन्य जो महिलाओं के ट्रीटमेंट संबंधी उसने क्लिनिक को शुरू कर लिया था, जिसके संबंध में इसमें जब जांच कराई गई है तो महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। मुकदमा वर्तमान में दर्ज हो चुका है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में वैसे तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी तो मैदानी क्षेत्रों में शीत लहर चल रही है, लेकिन इस गिरते तापमान में राजनीति का तापमान भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। देश के अंदर जल्द ही लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है। लोकसभा चुनाव को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां अपने प्रयासों को बल दे रही हैं। वहीं सभी शीर्ष नेताओं का दौरा भी भारत के अलग अलग कोनों और राज्यों में शुरू हो चुका है। इन्हीं दौरों के बीच उत्तराखंड में भाजपा की कमान संभालने वाले भाजपा के सिपाही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर देश के प्रधानमंत्री मोदी को बुलाकर रैली करने की तैयारी में लगे हुए हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी राहुल गांधी को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उत्तराखंड बुलाने की तैयारी में है और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा डालकर लोकसभा की 5 सीट जीतने की रणनीति बनाई जा रही है। साहित्य शेरों की दौरों को लेकर
कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं। जसपुर विधानसभा के भाजपा के पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन शिंगल ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर कहा कि राहुल गांधी ने जहां जहां दौरे किए हैं वहां से कांग्रेस हारी है। उत्तराखंड में कांग्रेस हारना चाहती है। समाचार पत्रों से पता चला है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को भी उत्तराखंड में प्रचार के लिए लाना चाह रही है। उनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जहां भी वो गए हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी जो है वो उसने मुंह की खाई है। चुनाव में वहाँ पर सीटें, ज़्यादातर सीटें जहाँ उन्होंने प्रचार किया वो हारे हैं। ये पिछला रिकॉर्ड है। देखिए, विपक्ष और सत्ता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। सत्ता वाले पहले अपने गिरेबान में झांके, क्योंकि उनके नेता जहाँ जाते हैं वो हराए थे। अभी वर्ल्ड कप हुआ और मान्यवर गए और हमारा वर्ल्ड कप, क्योंकि जो टीम एक मैच नहीं हारी और वर्ल्ड कप हार गई, और ऐसे अमेरिका के ट्रंप के चुनाव में गए और ट्रंप भी हार गए। ये तो आरोप लगाते रहते हैं, ऐसा तो नहीं है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जनजातीय क्षेत्र के जौनसार बावर में पारंपरिक त्योहार माघ मरोज पर्व की धूम मची हुई है। जौनसार बावर जनजातीय क्षेत्र देश दुनिया में अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। माघ मरोज पर्व का विशेष महत्व भी है। मान्यता है कि मानव जीवन की रक्षा के लिए महासु देवता ने किरमिर नामक राक्षस का वध किया था। किरमिर राक्षस के आतंक से निजात मिलने से क्षेत्रवासी माघ मरोज पर्व को बड़ी उत्साह से मनाते हैं। 4 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव त्योहार में दूर दराज से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं और अपने इष्ट की पूजा अर्चना के बाद एक दूसरे को बधाई देते हैं। आप सभी को, सभी चैनल वालों को सबसे पहले मेरी ओर से प्रणाम। जो ये माघ मरोज है, ये हमारी जौनसार बावर की पारंपरिक पौराणिक है। ये इतिहास है हमारा जौनसार बावर का। इसमें ये देखा जाता है कि सभी, चाहे हमारी जेल में भी हो, उस दिन हम सभी लोगों को गांव में बुलाते हैं। गांव में बुलाने के बाद सभी एकत्रित होकर एक जगह बकरा इकट्ठा करके एक एक बकरा प्रत्येक परिवार काटते हैं उसको, और सभी लोग अपने अपने घरों में उस बकरे को बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे दिन जब माघ मरोज है, उस दिन सभी जितने भी गांव में, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे गांव का किसान हो, चाहे IAS हो, PCS हो, कोई भी हो, सब एक समान होता है। गांव की परंपरा के अनुसार वो फिर एक जगह सियाना के घर जाके एक जगह से शुरुआत करते, चाय पीना, मीट खाना, हर एक परिवार के घर जाते हैं, एक दूसरे से गले लगाते हैं और सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं माघ मरोज की। अब बढ़ेंगे अगली खबर के। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में शहर के सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के लिए निजी संपत्तियों को न हटाकर केवल सरकारी संपत्तियों को हटाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जिला प्रशासन व लोक निर्माण विभाग को निर्देश जारी कर कहा कि सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही है। निजी संपत्ति धारकों को 1 सप्ताह में नोटिस जारी करके उनकी समस्याओं की जन सुनवाई करें और अवैध पाए गए अतिक्रमण को हटाएं। अभी तक अतिक्रमण का हटाए गए जो मलुआ फुटपाथ पर डाला गया है उसे शीघ्र 10 दिन के भीतर हटाएं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने फरवरी माह की तिथि नियत की है। नया सवेरा संस्था ने दाखिल करी थी। ये अभी जो रोड चौड़ीकरण मंगल पड़ाव से बस स्टेशन हल्द्वानी के लिए हो रहा है, उसमें एक्चुअली हो क्या रहा था कि गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, जो बाउंड्री ये तोड़ रहे थे गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी में, उसको तो ये तोड़ रहे थे, प्राइवेट इंक्रोचर को ये हिला नहीं रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे। उसके संबंध में इन्होंने यहाँ पे PIL फाइल करी थी नया सवेरा संस्था ने। उसमें ये कहा, उसमें यह मांग करी थी कि भैया जो ये प्राइवेट इंक्रोचर हैं इनको भी हटाया जाए और रोड को चौड़ीकरण करा जाए। जो 12 मीटर चौड़ी होनी है वो गवर्नमेंट की खुद जॉइंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, जिसमें हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया है कि आप जो इलीगल इंक्रोचर हैं उनको भी सुनवाई करें। 7 दिन के अंदर उन्हें सुनवाई का मौका दिया गया है और उसके बाद उन्हें भी हटाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। और साथ में ये क्या कहा गया है, जो इन्होंने अभी मलबा हटा के फुटपाथ के ऊपर जमा कर दिया है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नैनीताल को यह दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि आप उसे भी 10 दिन के अंदर साफ करेंगे। अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच घने कोहरे ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। शहर से
आपको बता दें सुबह से ही धुंध की आवाजाही ने ट्रेनों की चाल भी बिगाड़ दी है। घने कोहरे की वजह से उत्तराखंड की कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। देहरादून रेलवे स्टेशन की आर्किटेक्ट रविंद्र कुमार ने बताया कि कोहरे की वजह से लंबी दूरी वाली ट्रेन ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं। कुछ ट्रेनों का शेड्यूल भी कोहरे की वजह से बदला गया है। उन्होंने बताया कि कई ट्रेनें 4 से 6 घंटे तक कोहरे की वजह से लेट हो रही हैं, जिसकी वजह से रेल यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जनपद देहरादून एवं हरिद्वार की नगर निकायों के नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारियों के साथ विधानसभा देहरादून में समीक्षा बैठक ली है। बैठक में मंत्री ने कहा कि जनपद देहरादून एवं हरिद्वार की नगर निकायों के नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त एवं अधिशासी अधिकारियों से देहरादून एवं हरिद्वार नगर निकायों में हो रहे विकास कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई है। उन्होंने दोनों जनपदों से संबंधित अधिकारियों से नगर निकाय में बजट की स्थिति, अवस्थापना, मद में किए जा रहे कार्यों का विवरण, वित्त आयोग मद से किए गए कार्यों का विवरण तथा नगर निकाय के अंतर्गत लंबित कार्यों की विस्तृत समीक्षा भी की। हमारे निकाय हैं जिसमें नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है। बीच बीच में मैं उनके अधिशासी अधिकारियों की MNAs की बैठक लेता हूँ। वहाँ क्या प्रोग्रेस है, किस प्रकार का हमारे वहाँ अधिकारी काम कर रहे हैं, उस पर बातचीत करता हूँ। तो आज ऐसी देहरादून जनपद और हरिद्वार जनपद के लोगों की आज बैठक थी, जिसमें हमारे नगर निगम के जो MNAs थे, नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी थे, नगर पंचायतों के अधिकारी वहाँ पे थे, अधिशासी अधिकारी, सभी से उनके बजट की स्थिति, अवस्थापना में उनके द्वारा किए जाए कार्य की प्रोग्रेस और जो उनको अभी तक वित्त आयोग की तरफ से जो भी पैसा मिला उसको उपयोग की जानकारी और हमारे यहाँ अभी तक कितने लंबित कार्य हैं और कब तक वो पूरा करेंगे, गुणवत्ता और समय के साथ वो पूरा करें, इसके लिए मैंने कहा है। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। SDRF में तैनात हेड कांस्टेबल राजेंद्र नाथ दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोंकागुआ को फतह करने रवाना हो गए। पुलिस मुख्यालय देहरादून में DGP अभिनव कुमार ने फ्लैग ऑफ के जरिए उनको इस मिशन के लिए रवाना किया। राजेंद्र 26 जनवरी को इस चोटी पर तिरंगा फहराने का प्रयास करेंगे। DGP अभिनव कुमार ने चोटी फतह की उन्हें शुभकामनाएं भी दी हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित गुनियाल गांव में सैन्य धाम निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। सैनिक कल्याण मंत्री ने सैन्य धाम निर्माण के निर्माण कार्यों को दिन रात कार्य करने और लेबर बढ़ाने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। सैनिक कल्याण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण किए जाएं। अधिकारियों को इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सैन्य धाम का निर्माण कार्य लगभग 65% पूर्ण हो चुका है और जल्द ही शेष कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शहीद सम्मान यात्रा के बाद भी उत्तराखंड के कई जवान शहीद हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों को शहीद सम्मान यात्रा के बाद भी शहीद हुए शहीदों के नाम के आंकड़े को तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र नींबूवाला गढ़ी कैंट देहरादून में आयोजित यूथ एज जॉब क्रिएटर थीम का आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा भी किया कि प्रदेश के युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने तथा नशा मुक्ति अभियान से जोड़ने के लिए प्रदेश के सभी स्कूलों एवं महाविद्यालयों के खेल मैदानों को सुदृढ़ किया जाएगा। स्कूलों महाविद्यालयों के शैक्षणिक समय के पश्चात इन खेल मैदानों का उपयोग खेल प्रेमियों द्वारा किया जाएगा। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने राज्य में सराहनीय कार्य करने वाले युवक और महिला मंगल दलों को विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित भी किया। कार्यक्रम जो कि राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे प्रारंभ किया है,
तो मुझे बेहद प्रसन्नता है कि उन्होंने युवाओं को संबोधित करते हुए युवाओं के लिए वे सदैव कहते आए हैं कि हमारे युवा जो है वो नशा से मुक्त रहें। हमारे जो युवा हैं वह नशे के विकल्प में खेल को विकल्प में चुनें, क्योंकि खेल का नशा निश्चित रूप से उपलब्धियों को पहुंचाता है और जो नशा हम यदि करते हैं तो वो बर्बादी की ओर ले जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे युवाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आज एक महत्वपूर्ण घोषणा यहाँ पर की है कि हमारे विद्यालयों के जितने भी खेल मैदान हैं, हमारे महाविद्यालयों के जितने भी खेल मैदान हैं, क्योंकि वे उन प्रीमाइसेस में बने होते हैं जिसके आसपास गांव बसता है, जिसके आसपास शहर बसता है, उस बसावट की उपयोग और साथ में वो जो अन्य जो विद्यालय अथवा महाविद्यालयों में रह रहे छात्र छात्राएं हैं, इसके अतिरिक्त अन्य लोग भी उस मैदान का उपयोग कर पाएं। रुक करेंगे अगली खबर का। 2024 में उत्तराखंड में राष्ट्रमंडल खेल होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले खिलाड़ियों की अच्छी सुविधा नहीं मिल पा रही है। आपको बता दें, हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में बैडमिंटन खेलने वाले खिलाड़ी अंधेरे में खेलने को मजबूर हैं, जिसका संज्ञान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने लिया। वह स्वयं हल्द्वानी मिनी स्टेडियम पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्य का अधिकारियों के साथ जायजा लिया। इस दौरान बैडमिंटन खेल रहे खिलाड़ियों से भी उन्होंने बातचीत की, जहां उन्हें पता चला कि बैडमिंटन खेलने के दौरान अक्सर बिजली चली जाती है और वह अंधेरे में बच्चे अंधेरे में खेलने को मजबूर हैं, जिस पर उन्होंने खेल विभाग की अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और नाराजगी भी जाहिर की। देखिए, पहले तो जो ये माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा में एक्चुअली ये धनराशि आई है और इसमें जो काम की प्रोग्रेस है ये अच्छी है। जो घास का काम है वो हो चुका है, अंदर जो जालियां लगनी थी वो भी लग चुकी हैं, जो वाटर स्प्रिंकलर्स हैं वो लग चुके हैं, ड्रेनेज सिस्टम अंदर का बन चुका है। पवेलियन पे खाली शेड पे काम है, वो हो रहा है। बाहर जो ट्रैक बनना है उस पर काम होना है। प्रैक्टिस के लिए आते हो, किन किन दिक्कतों का आपको यहाँ पे सामना करना पड़ता है? सर, पहले तो सुबह की भी टाइमिंग होती है तो उसमें भी मैम नहीं आती है, और शाम की टाइमिंग जो होती है उसमें भी मैम बहुत लेट आती है। हम 1 साल से ज़्यादा हो गया आते हुए यहाँ पे, और क्या कहते हैं, यहाँ पे मैम नहीं आती है ना, सुबह आती है, शाम को भी लेट आती है, और सुबह तो उनका सुबह का भी है तो सुबह भी नहीं आती है वो। और लाइट जाती रहती है, जनरेटर चलता है, और लाइट जाती रहती है, जनरेटर नहीं चलता है, कोई भी नहीं खोलता। हमसे कहते हैं तेल नहीं है। और कितनी फीस ली जाती है? हाँ, 1000 पर मंथ 12वीं। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।